Am I audible, guys? Yes, sir. तो इंट्रोडक्शन पार्ट हमने फिनिश कर लिया प्राइमरी बॉन्ड्स का, और अब हम डिटेल्ड डिस्कशन करेंगे। तो शुरू करते हैं आयोनिक बॉन्ड से। आयोनिक बॉन्ड को हम लोग इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी बुलाते हैं। ठीक है, दो लोगों ने इंडिपेंडेंटली काम किया था, कॉसल एंड लुईस ने, करीब 1916 के आसपास और 1919 तक लगभग। कोई जरूरत नहीं वैसे इसकी, मेन हम लुईस पर जो है वो लुईस के बेसिस पे चीजें डील करते हैं। तो यहाँ पर हम दो तीन टर्म्स लिखेंगे। एक लुईस सिंबल करके लिखेंगे, और फिर हम लोग लिखेंगे जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले लिखा था, कर्नेल करके एक टर्म आएगा, और क्यूबिकल अरेंजमेंट। ये तीन टर्म्स हैं जो हो सकता है तुम्हें एग्जाम में देखने को मिल जाए। अब आते हैं वही पुरानी स्टाइल से कि आयनिक बॉन्ड हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि if one atom has a great tendency to lose electron, another atom has a great tendency to accept electron, then there is a complete transfer, permanent transfer of electron from one atom to another atom. As a result, ions are formed and electrostatic force of attraction between those ions is called ionic bond या electrovalent bond. मैं लिखा भी दूंगा, ऑलरेडी भी किया हुआ है डिस्कशन। तो इसमें हम ये मानकर चलते हैं, जैसे मान लीजिए कि मैंने सोडियम ही ले लिया है ना। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब लिखते हैं हम, तो ये 281 करके लिख रहे हैं, है ना। और Cl के लिए लिख रहे हैं 287, है ना, ऑलरेडी किया हुआ है। अब इसके लिए बोल रहे हैं ग्रेट टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, इसके लिए बोल रहे हैं ग्रेट टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। अब अगर तुम कोई नोबल गैस लेते हो, नोबल गैस लेते हो, अब जैसे मान लीजिए कि सोडियम ही है, अब इसको रिप्रेजेंट करना है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स दिखाना है, तो आप केवल ऐसे इस तरह से एक डॉट दिखा दिया, ठीक है। Cl के लिए दिखाना है तो हम कैसे दिखा रहे हैं बेटा, 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो हमने इस तरह से उसको रिप्रेजेंट कर दिया। इसी को हमने बोल दिया लुईस सिंबल। तो लुईस सिंबल हाइड्रोजन के लिए जैसे तुमने ये लिख दिया, लिथियम के लिए ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को केवल रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग। हाँ, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग यहाँ क्या दिखा रहे हैं बेटा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को लुईस सिंबल में। लिथियम हो गया, ठीक है, हाइड्रोजन लिथियम, हीलियम लिख दो आप, ठीक है। कोई भी उठा सकते हो यहाँ पर। मान लीजिए कि आपने सोडियम लिखा, जैसे ऊपर है तो ऐसा। अभी ऑक्सीजन मान लीजिए आपने लिखा, तो ऑक्सीजन में 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, तो आपने उसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर दिया, है ना। नाइट्रोजन को लिखा तो इस तरह से रिप्रेजेंट कर दिया। तो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो है आप रिप्रेजेंट करते हो, उसी को हमने लुईस सिंबल बोला। अब जैसे नोबल गैस का कोई एटम आप ले लो, है ना, नोबल गैस में क्या होगा, तो ऐसा मानकर चल रहे हैं न्यूक्लियस है, इनर इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और आउटर इलेक्ट्रॉन्स कितने यहां पर डाल दिए हमने, 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो ऐसा मानकर चल रहे हैं कि जो न्यूक्लियस और इनर इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो न्यूक्लियस और इनर इलेक्ट्रॉन्स हैं, न्यूक्लियस एंड इनर इलेक्ट्रॉन्स, इसको हमने नाम दिया कर्नेल। और ऐसा बोला गया कि इस कर्नेल के सराउंडिंग में एक क्यूबिकल अरेंजमेंट है 8 इलेक्ट्रॉन्स का। कॉर्नर्स को आप मान सकते हो इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। यहां पर इलेक्ट्रॉन, यहां पर इलेक्ट्रॉन, यहां। ये इसलिए मैं बता रहा हूं, इसकी कोई खास जरूरत नहीं है, लेकिन बाई चांस ऐसा लिखा हुआ मिल जाए तुम्हें, है ना, कि बॉन्ड फॉर्मेशन किस तरह से हो रहा है, तो आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि सारे टर्म्स की।
तो ये इंटरनल आपने बोल दिया कि न्यूक्लियस है और कर्नल है, और ये तुम्हारे 8 इलेक्ट्रॉन्स है जिसको आपने क्यूबिकल अरेंजमेंट बोल दिया। तो देखो तीनों टर्म्स हमने इंट्रोड्यूस कर दिए, है ना। लोएस्ट सिंबल आपको बता दिए, कर्नल क्या है, न्यूक्लियस एंड इनर इलेक्ट्रॉन्स को, और जो आउटर इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट है यहां पर क्या लिखेंगे, आउटर इलेक्ट्रॉन्स का, क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन्स मानकर चल रहे हैं। जब मॉलिक्यूल बन चुका होगा तो एटम जो भी होंगे अदर देन नोबल गैसेस, उनके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन्स वाला वो केस हो जाएगा। अभी जैसे सोडियम वाले केस की बात करें, सोडियम, तो सोडियम का अगर हम एटॉमिक लेवल पे बात करते हैं तो सोडियम के लिए कर्नेल के अलावा क्या होगा, 80 एक ही इलेक्ट्रॉन होगा ना। तो यहाँ पर कोई एक आप इस तरह से ऑक्यूपाई करें, यहाँ पर आपने न्यूक्लियस बना दिया और इनर इलेक्ट्रॉन्स दिखा दिए, ठीक है। ये सोडियम के लिए हो गया। Cl के लिए यहाँ पर 7 इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट हो जाएगा। फिर वो जब लेन देन हो जाएगा उसके बाद यहाँ पर Na+ आएगा और ये 2,8 बन जाएगा, और इसके लिए क्या हो जाएगा 2,8,8, और ये बन जाएगा Cl-, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आएगा बिटवीन दीज आयंस, उसी को हमने क्या नाम दे दिया बेटा, आयोनिक बॉन्ड। तो देखो ये टर्म्स भी लिखने जरूरी थे तो मैंने यहां लिख दिए। अब एक बेसिक डेफिनेशन पहले लिख लो, फिर तुम इसको कॉपी कर लेना। ऐसी कोई बड़ी तूफानी चीज तो है नहीं, कितनी बार तो हम लोग ये पढ़ चुके हैं। लिखिएगा, an ionic bond results from an ionic bond results from complete transfer. Underline this, complete transfer, huh? Complete transfer of one or more electrons, complete transfer of one or more electrons from the outermost energy shells, from the outermost energy shell, ब्रैकेट में लिख देना वैलेंस शेल, outermost energy shell, ब्रैकेट वैलेंस शेल, वैलेंस या वैलेंसी शेल भी उसको लिखा हुआ मिलेगा आपको, of one atom to the outermost shell, one atom to the outermost shell of another atom. The atom which loses the electron, acquires positive charge, ब्रैकेट में लिखना called cation, while atom which gains electron acquires negative charge. ब्रैकेट में लिखेंगे called anion. The electrostatic force of attraction between these ions, the electrostatic force of attraction between these ions is called ionic or electrovalent bond. आयोनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। फिर यहां नीचे नेक्स्ट पॉइंट करके भी लिख सकते हो,
number of electrons transferred to acquire ये लिख देना ns2 np6 configuration. To acquire ns2 np6 electronic configuration in the outermost shell is called electrovalency. Electrovalency of the element. Electrovalency of the element. तो नीचे लिख देना ionic bond forms between metal and non-metal. Ionic bond forms between metal and non-metal. पहले भी लिखा हुआ है हमने. ठीक है, फिर ये कॉपी कर लेना. ये लुइस का assumption है कि there is cubical arrangement around kernel और सोडियम के केस में ओनली 1 कॉर्नर इज ऑक्यूपाइड. Cl के केस में 7 corners were occupied. So there is a transfer of electron from sodium to Cl so that both these can have a cubical arrangement of, you know, 8 electrons. Or better say, so that both these can have 8 electrons in 8 corners जो आउटर मोस्ट शेल होगा. बिकॉज सोडियम प्लस बनते एक शेल ही लूज कर दिया उसने, तो जो नया शेल उसका अभी आउटर मोस्ट होगा उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए. समझ गए बेटा? ये एक ऐसा नहीं है, ये केवल एक यू नो अरेंजमेंट एजम्पशन है कि ऐसा मान करके वो बॉन्डिंग दिखा रहा है. भाई क्यूब इसलिए ले लिया कि 8 कॉर्नर्स हैं, तो ऑक्टेट वर्ड जो है ना 8 से रिलेट करने के लिए उसने क्यूब एजम्पशन में ले लिया और कुछ नहीं. इसको नहीं भी पढ़ेंगे तो भी चलेगा, बट ये सारे टर्म्स एक्चुअली एनसीईआरटी में दिए हुए हैं. तो अगर तुम मान लीजिए जेई मेन जैसा एग्जाम दोगे और उसमें ऐसा टर्म लिखा हुआ आ गया, तो अगर आपका ऑब्जेक्टिव 300 आउट ऑफ 300 मार्क्स लाना है, तो फिर उसमें अगर 1-2 भी क्वेश्चन चले गए तो लॉस हो जाएगा. तो हमको बेसिक लेवल वाली चीज एडवांस तो करनी है, बट ऐसा नहीं हो कि छोटी मोटी चीजें छूट जाएं. कॉपी कर लिया? अब इसी तरह से मान लीजिए कि आपने कंसीडर किया फॉर्मेशन ऑफ MgCl2, है ना. तो MgCl2 की जब बात करेंगे तो इसका मतलब है मैग्नीशियम, जो कि शुरू में इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स थे बेटा? 282 वाला केस था.
यानी अगर इसका क्यूबिकल अरेंजमेंट देखा जाएगा तो उसमें केवल 2 ही कॉर्नर्स ऑक्यूपाइड होंगे, ठीक है। तो या तो वो 6 इलेक्ट्रॉन्स यानी 6 कॉर्नर्स को और ऑक्यूपाई करा ले, विच इज नॉट फिजिबल, तो वो अपना शेल लूज कर देगा, यानी कि वो अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स देगा लेकिन Cl है, तो इसके पास जो इसका क्यूबिकल अरेंजमेंट है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन की बस केवल कमी थी, है ना। तो बस 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो Mg से इसको मिला, और इसी तरह से दूसरा जो Cl होगा उसको भी 1 इलेक्ट्रॉन Mg की तरफ से मिल जाएगा, ठीक है। तो एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों को मिला, ये बन गया Mg2+, ये बन गया Cl-, ये बन गया Cl-, और ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, अगर हम क्यूबिकल अरेंजमेंट के हिसाब से जाएं तो वो भी कंप्लीट हो गया, और नॉर्मल वे में भी देखेंगे तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं 2 8 8, और यहाँ पर आ जाएगा 2 8, और यहाँ पर आ जाएगा 2 8 8। ये आपका नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन सबका अचीव हो गया। तो ये MgCl2 का बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया, आयोनिक बॉन्ड फॉर्मेशन। अभी जब कोवेलेंट बॉन्डिंग करेंगे ना तो उसमें लुईस का ये जो कॉन्सेप्ट है क्यूबिकल, उसको डिस्कार्ड कर दिया कोवेलेंट बॉन्ड वाले उसमें। क्योंकि यहां पर कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। हटा दे बेटा। हो गया, चलो। अब आप एक हेडिंग डालिएगा, सब हेडिंग है, आयनिक बॉन्ड के अंडर ही डालनी है, फैक्टर्स अफेक्टिंग द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड। फैक्टर्स अफेक्टिंग द फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक बॉन्ड। गाइस, अगर हम आइसोलेटेड गैसियस एटम की बात करें, है ना, आइसोलेटेड गैसियस एटम्स की बात करें, तो इट्स लाइक कि मान लीजिए कि आपके पास सोडियम गैसियस एटम अवेलेबल है, Cl गैसियस एटम अवेलेबल है आपके पास, और आप जो है NaCl सॉलिड बनाना चाहते हैं, ठीक है। तो ये ऑफ कोर्स ये बनने का मतलब है आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन, ठीक है। 3 फैक्टर्स बड़े इंपॉर्टेंट है यहां पर। तो 3 फैक्टर्स विच डिटरमाइन आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन, वो है पहला आयोनाइजेशन एनर्जी। जो आपने मेटल चूज किया है या एलिमेंट विच वन इज लूजिंग इलेक्ट्रॉन, उसके लिए हम लोगों ने आयोनाइजेशन एनर्जी लिखा, उसके लिए आयोनाइजेशन एनर्जी की स्टडी जरूरी है। दूसरा, द वन विच इज गेनिंग इलेक्ट्रॉन, उसके लिए हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की, दूसरा फैक्टर विच विल डिटरमाइन द फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक बॉन्ड। और तीसरा बड़ा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आप मान लीजिए कि सोडियम से सोडियम प्लस बना लोगे, Cl से Cl माइनस बना लोगे, तो अब मान लीजिए सोडियम प्लस बनाया जा रहा है हिंदुस्तान में, Cl माइनस बनाया जा रहा पाकिस्तान में, तो ऐसे आयनिक बॉन्ड थोड़ी ना बन जाएगा। तो आपको सोडियम प्लस और Cl माइनस को पास लाना पड़ेगा। जब पास लाएंगे तो प्लस माइनस फिर दे विल गेट अटैच्ड विद ईच अदर, और उसमें जो एनर्जी फर्दर रिलीज होती है उसको हम नाम देते हैं लैटिस एनर्जी। तो ये 3 फैक्टर्स हैं जो स्टडी करने हैं। आयोनाइजेशन एनर्जी हमने यहां पर लिखा इसको
IE करके लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, और लैटिस एनर्जी कई बार इसको U करके भी रिप्रेजेंट करते हैं, U से। ठीक है, तो एक छोटा सा नोट लिखिएगा बेटा। If atoms are in isolated gaseous state, then three factors that are important in determining the formation of ionic bond are ये तीनों कॉपी कर लो, फिर एक एक करके बात करते हैं। हो गया, चलो पहला फैक्टर यहां पर लिखिएगा आयोनाइजेशन एनर्जी। फर्स्ट फैक्टर की बात करते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, तो आयोनाइजेशन एनर्जी एज वी नो इट इज द एनर्जी required to remove an electron from an isolated gaseous atom। ठीक है, आइसोलेटेड गैसियस एटम। अब यहां पर इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि एटम गैसियस फॉर्म में होना चाहिए और उसमें से आप इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर रहे हो। ठीक है, तो मान लीजिए कि आपने Na लिखा, तो ऑफ कोर्स यहां पर 281 का कॉन्फ़िगरेशन था, इसलिए आपने इसमें से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर किया। तो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो सोडियम है उसको आप गैस फॉर्म में लोगे और जो आयन आपको मिलेगा वो भी गैस फॉर्म में होगा। सो वॉट एवर एनर्जी रिक्वायर्ड हियर टू रिमूव इलेक्ट्रॉन, क्योंकि अब ये 28 बन गया, इसको हमने नाम दिया है आयोनाइजेशन एनर्जी, या बेटर आई से फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, अब बेसिकली यहां पर एक्चुअली हमें एक ही इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है, तो हम आयोनाइजेशन एनर्जी लिख देंगे तो भी चलेगा। लेकिन जैसे मान लीजिए कि आपके पास Mg है ना, वो भी गैस फॉर्म में आपने लिए, वो 282 था, है ना, 282 था, और आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए Mg2+, है ना, आयोनिक बॉन्ड बनाने के लिए MgCl2 मान लीजिए आपको बनाना है। तो आप क्या करोगे, पहले एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करोगे, तो उसके लिए क्या एनर्जी लगती है, उसको क्या बोलते हैं, बिकॉज सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी वाला केस हो गया, I सब मिल जाएगा इसमें, तो हमको ये मिलेगा Mg+, फिर इसमें से एक इलेक्ट्रॉन और रिमूव होगा, तो ये हो जाएगा I2। ठीक है, तो ये Mg2+ मिल गया, जिसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन आप 28 लिख सकते हो। ठीक है, ये कॉपी कर लो बड़ा।
अब इसमें ये सब हमने क्यों डिफाइन किया, ये दोबारा क्यों लिखा, हमने तो ऑलरेडी पढ़ा हुआ था वैसे ये सब। तो इसमें बात बड़ी सिंपल सी है, बिकॉज वी वांट टू मेक कैटायन, सिंस आयोनाइजेशन एनर्जी इज द रिक्वायर्ड एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी इज द रिक्वायर्ड एनर्जी, तो प्रोसेस में एनर्जी लग रही है और हम चाहते हैं कि प्रोसेस आसानी से हो, तो जो रिक्वायर्ड एनर्जी वो कम लगनी चाहिए कि ज्यादा लगनी चाहिए? कम लगनी चाहिए। तो ये शुड बी लेस। तो जब हम फैक्टर्स की बात करते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड, तो अगर आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है इसका मतलब है कम चांसेस हैं कि वो आयनिक बॉन्ड बनाए। ठीक है, इसीलिए जब हम पीरियोडिक टेबल के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि जो एक्सट्रीम लेफ्ट पे जो मेटल्स हैं, बिकॉज उनकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन लूज करने की ज्यादा है, उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम है, इसीलिए वो ज्यादा टेंडेंसी रखते हैं आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन की। ठीक है, तो ये भी लिख सकते हो। जैसे जैसे आप लेफ्ट से राइट की तरफ जाओगे तो बिकॉज जो टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन है वो कम होता जाएगा, तो उनकी आयोनिक बॉन्ड फॉर्मेशन की टेंडेंसी कम हो जाएगी। ये चीज को हाईलाइट कर सकते हो। lesser the ionization energy, greater is the ease of formation of cation. Lesser the ionization energy, greater is the ease of formation of cation, implies formation of ionic bond. जितनी आसानी से कैटायन बनेगा उतनी आसानी से आयनिक बॉन्ड भी बनेगा। और लेफ्ट टू राइट अगर पीरियोडिक टेबल में मूव करेंगे तो ये टेंडेंसी कम होती जाएगी। इसको हटा दें? यस बोला ना? चलो दूसरा फैक्टर लिखो बेटा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हम यहां पर रिप्रेजेंट करेंगे ये से। ठीक है, अगर हम चाहें तो यहां पर इसी के बदले लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी अगर हम लिखेंगे तो डेल्टा एच ई जी, एंड दैट विल बी माइनस ई ए, बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी रिलीज्ड एनर्जी, है ना। तो अभी मैं आपको सब समझा दूंगा, ये प्लस माइनस के चक्कर में इतना परेशान नहीं होना है। कई बार हो सकता है किसी क्वेश्चन में गलत तरीके से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में ही लिख दिया उसने माइनस, इट्स ओके। आप प्लस माइनस नहीं, आप ये देखो कि प्रोसेस को विजुलाइज करो, सोचो कि तुमने जो कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं उसमें एनर्जी रिलीज होनी चाहिए कि एब्जॉर्ब होनी चाहिए। अगर तुम्हें लग रहा है कि जो है डेटा में कुछ गड़बड़ी है, यानी प्लस माइनस का चक्कर गलत कर दिया उसने, आप केवल इतना सोचो कि प्रोसेस में एनर्जी रिलीज हुई है कि एब्जॉर्ब। अगर रिलीज हुई है तो आप सॉल्विंग के टाइम पे उसको माइनस लिख दो, अगर एब्जॉर्ब हुई है तो सॉल्विंग के टाइम पे आप उसको प्लस लिख दो। ठीक है, बस इतना करना है, ज्यादा इसका और सोचने की जरूरत नहीं है। अब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हमने ऑलरेडी डिफाइन की हुई है, इट इज द एनर्जी रिलीज्ड when an electron is added to an isolated gaseous atom, ठीक है, to convert that into an ion। तो ये भी अपने को आता है। ऑल्दो हम यहाँ बार बार एन इलेक्ट्रॉन टू एन आइसोलेटेड गैसेस एटम यानी एटॉमिक लेवल पे बात करें, बट जब हम एनर्जीज में डील करेंगे
तो जनरली वो किलो जूल पर मोल में लिखा हुआ मिलेगा। आयोनाइजेशन एनर्जी भी उसी स्टाइल में हो सकता है मिले, और ये भी आपको किलो जूल पर मोल में मिलेगा, तो उसके अकॉर्डिंगली हम उसको फिर बाद में डील करेंगे। अब इसमें देखो Cl के लिए जैसे था, क्या था यहाँ पर 287 था, ठीक। अब ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट है, पहले हमने किया हुआ था कि ये गैस फॉर्म में लिखना जरूरी है, और यहां पर ये बन जाएगा Cl गैस एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया अभी 288 हो गया, ठीक है। कोई भी आप इस तरह से ले सकते हैं, दूसरे केसेस भी लेंगे। ClF ले लो, F में क्या था, इसको भी गैस लिखेंगे, यहां लिखेंगे 27, और जब इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा तो ये क्या बन जाएगा F माइनस गैस, और ये हो जाएगा 28, ठीक है। ऑक्सीजन को लिखो, मान लीजिए आपने ऑक्सीजन लिखा, ऑक्सीजन में क्या था 26 था, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, 2 बार यहां पर होगा, तो ये बन जाएगा O माइनस गैस, फिर इसको इलेक्ट्रॉन देंगे और ये O2 माइनस गैस बन गया, ठीक है। तो यहां पर जब O2 माइनस होगा तो ये 28 कंप्लीट हो जाएगा, दैट मीन्स नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन ऑक्टेट। अब इसमें जो कॉपी कर तो कर ही लेना है, इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है बेटा, जैसे हमने आयोनाइजेशन एनर्जी के लिए बोला था कि वो रिक्वायर्ड एनर्जी है, तो वो एनर्जी होनी चाहिए कम। ये क्या है बेटा, प्रोसेस में रिलीज्ड एनर्जी है, ये रिलीज्ड एनर्जी है, तो ये कम होनी चाहिए कि ज्यादा होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए, शुड बी मोर फॉर बेटर फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक बॉन्ड। क्योंकि जितना ज्यादा एनर्जी रिलीज होगा सिस्टम उतना ज्यादा स्टेबलाइज होगा जब आयोनिक बॉन्ड बनेगा। कॉपी कर लिया बेटा। हाँ, लो आयोनाइजेशन एनर्जी एंड हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये होनी चाहिए। ये फैक्टर जब हम बोल रहे हैं, लो आयोनाइजेशन एनर्जी एंड हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, लो आयोनाइजेशन एनर्जी एंड हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फॉर बेटर फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड। अब आते हैं तीसरा, मैंने बोला था ना कि Na+ बन गया आपका गैस फॉर्म, Cl- गैस फॉर्म बन गया, अब उनको पास में ला करके NaCl सॉलिड बनाने अपने को, ठीक है। तो उसमें जो एनर्जी चेंज होगा उसको लैटिस एनर्जी कहता है, और ये थर्ड फैक्टर हो गया हमारे लिए, लैटिस एनर्जी, ठीक है, लैटिस एनर्जी। तो इसको अगर हम लोग चाहें तो ऐसा लैटिस एनर्जी Le करके लिख दें, या U करके लिख दें, या फिर हम लोग अगर इसको एंथैल्पी चेंज के टर्म्स में लिखें, तो मैंने आपको ये एंथैल्पी चेंज समझाया था मेरे ख्याल से पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के टाइम पे, कि जब कोई प्रोसेस होता है, लेट अस से रिएक्टेंट्स टू प्रोडक्ट्स आपने लिखा, तो जो एनर्जी चेंज हुआ है उसको हम लोग एंथैल्पी चेंज बोलते हैं यहां पर, या इसको हीट ऑफ रिएक्शन भी कहा जाता है, हीट ऑफ रिएक्शन। और इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम डेल्टा H से। डेल्टा H सिंबॉलिकली हम थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ेंगे, हम जो है अच्छी तरीके से डिफाइन करेंगे एंथैल्पी वगैरह को, बट अभी के लिए हम इसको एनर्जी चेंज की तरह कंसीडर कर रहे हैं। हीट ऑफ रिएक्शन यानी रिएक्शन में जो एनर्जी चेंज हो उसकी बात कर रहे हैं, और उसको थर्मोडायनेमिकली सिंबॉलिकली हम डेल्टा H लिखते हैं। इसीलिए जब तुम इसके लिए लिखोगे तो डेल्टा H लैटिस एनर्जी, और ये भी एक रिलीज्ड एनर्जी है, तो ये नेगेटिव ऐसे लिखेंगे, ठीक है। ऑफ कोर्स वहां मान लीजिए कि 600 कोई चीज दी है तो -600 लिख देंगे, दैट्स इट। अब ये है क्या लैटिस एनर्जी, तो यहां लिखेंगे व्हेन रिक्विजिट नंबर ऑफ
required number of positive and negative gaseous constituent ions combine to form 1 mole ionic solid. ठीक है, when requisite number of positive and negative gases constituent ions combine to form 1 mole ionic solid, then energy released, then the released energy released is called lattice energy. जो आयनिक सॉलिड्स हैं, हम लोग चैप्टर जब पढ़ेंगे सॉलिड स्टेट तो उसमें हम लोग उनके क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स की बात करेंगे. अभी हम उतना कुछ डिटेल डिस्कशन नहीं करने वाले हैं. अभी हम केवल समझ रहे हैं कि जब पॉजिटिव नेगेटिव आयंस कंबाइन करते हैं, जैसे हमने थोड़ी देर पहले सोडियम गैस प्लस Cl माइनस गैस, अब इन दोनों को कंबाइन करा करके हमको क्या बना देना है बेटा, NaCl सॉलिड. तो यहां पर जो एनर्जी रिलीज होगी उसको लैटिस एनर्जी कहते हैं. लेट अस से U एनर्जी रिलीज हुई, इसी को हम लोगों ने नाम दिया लैटिस एनर्जी. लैटिस एनर्जी, ठीक है. तो अब बिकॉज ये रिलीज्ड एनर्जी है तो लैटिस एनर्जी कम होनी चाहिए या ज्यादा होनी चाहिए बेटर आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए. हाँ, तो यहां लिखेंगे सिंस इट इज released energy, it should be more for better ionic bond formation. ये भी आप हाईलाइट कर लो बेटा. हो गया. अब इसमें जो हमने अभी ये डिफाइन किया है इसको हम उल्टे तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं. मान लीजिए कि आपके पास आयोनिक सॉलिड है, आपके पास ऑलरेडी आयोनिक सॉलिड है, आपके पास ऑलरेडी आयोनिक सॉलिड है, तो लैटिस एनर्जी क्या बोलेंगे, तो हम बोलेंगे लैटिस एनर्जी इज एनर्जी रिक्वायर्ड. लैटिस एनर्जी इज एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल आयोनिक सॉलिड. अंडरलाइन करके चीजों को रखना. 1 मोल यहां पर हमने क्लियरली लिखा हुआ है. 1 मोल आयोनिक सॉलिड इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट गैसियस आयंस. तो जो एनर्जी यहां हमें सप्लाई करनी पड़ रही है उसी को हमने यहां लैटिस एनर्जी नाम दे दिया. कोई कंफ्यूजन बेटा? अब ये साफ साफ समझ में आ रहा है कि बिकॉज प्लस और माइनस के इंटरैक्शन से ये सब हो रहा है, तो हम लोग जो फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो सिंपली हम लिख देंगे ये मान लीजिए कि चार्जेस Q1 Q2 हैं और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस. तो R हमारी क्या हो जाएगी यहां पर, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस. इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, तो ऑफ कोर्स चार्जेस ज्यादा होंगे तो लैटिस एनर्जी ज्यादा हो जाएगी. डिस्टेंस कम होगी, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस कम होगी तो फोर्स ज्यादा हो जाएगा, तो अगेन लैटिस एनर्जी ज्यादा हो जाएगी. ठीक है, ये भी आप हाईलाइट कर लो बेटा कि there is another way to define lattice energy and that is energy required
to break 1 mole ionic solid into constituent gaseous ions. हो गया? गाइस, अब वैसे तो ये पहले भी किया हुआ हमने, ये ऑब्वियस है। अगर आप कंपैरिजन करेंगे, है ना, मान लीजिए कि आपने एक आयनिक सॉलिड कंसीडर किया जिसमें हेलोजन है, ठीक है, NaCl आपने लिया, तो अब उसमें आप मेटल को बदलते जाइए। तो मान लीजिए मैंने लिखा Li, कोई भी यहाँ पर केस ले सकते हैं। हेलाइड मान लीजिए फिक्स कर दिया हमने, LiX ले लिया, NaX ले लिया, है ना, KX ले लिया, RbX ले लिया, CSX ले लिया। तो ये ऑब्वियस है, यहाँ पर हमारा जो हेलाइड फिक्स्ड है, हमारे चार्जेस फिक्स्ड हैं, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस पे आ गया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसमें ज्यादा हो जाएगा? ऑफ कोर्स LiX में ज्यादा होगा। तो हम यहाँ पर क्या बोल देंगे बेटा? ये लैटिस एनर्जी का ऑर्डर हो गया। ठीक है, ये हो गया। अब इसी तरह से मान लीजिए कि आपने मेटल फिक्स कर दिया, मेटल फिक्स कर दिया, तो उसके लिए भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं। ये लैटिस एनर्जी का ऑर्डर इस तरह से लिख दिया आपने, है ना। जनरल वे में लिखना चाहें तो आप MF, MCl, MBr, Mi इस तरह करके लिख दो। ठीक है, अब मान लीजिए कि आपने ये एल्कलाइन अर्थ मेटल ही चूज कर लिया, तो आप लिख दो MCl2 हो गया, है ना, MCl2, या आप इसको ऐसे ही रहने देते हैं। और यहाँ पर जैसे MF2 लिख दिया, ग्रेटर देन MCl2 कर दिया, MBr2 कर दिया, Mi2 कर दिया। ये सब लैटिस एनर्जी के लिए लिखा हुआ है। अब चार्जेस मान लीजिए हमने बढ़ा दिया, तो एक बात याद रखना बेटा कि जैसे आपको थोड़ी देर पहले मैंने बताया सोडियम है मान लीजिए, तो सोडियम के लिए एक ही इलेक्ट्रॉन लूज करना आयनिक बॉन्ड बनाने के लिए। लेकिन अगर मैग्नीशियम लिया तो उसको कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज करने हैं बेटा? 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करने आयनिक बॉन्ड बनाने के लिए। और एल्यूमिनियम को 3 इलेक्ट्रॉन लूज करने। तो एल्यूमिनियम के लिए आयनिक बॉन्ड बनाना इज लिटिल टफ। सबसे आसान किसके लिए बनाना है? तो अब लेकिन अगर हम लैटिस एनर्जी की पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे तो AlCl3, बिकॉज उसमें Al3+ है, Al3+ है, तो वो ज्यादा हो जाएगा, फिर Mg2+, और यहां पर Na+। ये लैटिस एनर्जी के लिए अगर लिखेंगे AlCl3 हो गया ग्रेटर देन MgCl2 ग्रेटर देन NaCl। ये कॉपी कर लो बेटा। हटा दें, कॉपी कर लिया।
हम्म हो गया ना, हटा दे गाइस। अब इसमें एक स्टेप हेडिंग और डालिएगा। इसी में लिखेंगे हम लोग बेटा बॉर्न हेबर साइकिल। ये दो साइंटिस्ट हैं। अब ये बॉर्न हेबर साइकिल क्या है? सो बेसिकली दिस बॉर्न हेबर साइकिल इट हेल्प्स in we can say describing the formation of ionic bond, ठीक है, या आयनिक कंपाउंड्स। और बेसिकली इसको यूज करते हैं यहां पर अपने लिए टू कैलकुलेट लैटिस एनर्जी, टू कैलकुलेट लैटिस एनर्जी। तो हो सकता है ऐसा कोई क्वेश्चन आए जिसमें आपको लैटिस से बाकी डेटा दिया होगा और लैटिस एनर्जी आपको कैलकुलेट करा रहा होगा। तो लैटिस एनर्जी कैसे कैलकुलेट करें, बॉर्न हेबर साइकिल। तो अब ये क्या कहता है कि अगर आप अपने जो अभी तक हमने जो पढ़ा आयनिक बॉन्ड से रिलेटेड, उसमें हमने क्या लिया, वो सोडियम को गैस फॉर्म में ले लिया, गैसियस एटम लिया था ना, Cl को तुमने गैसियस एटम ले लिया। लेकिन क्या नेचर में सोडियम प्लस के फॉर्म में मिलता है गैस फॉर्म में, या फिर क्या मतलब प्लस छोड़िए, क्या आपको सोडियम गैस के फॉर्म में मिल रहा है, या Cl जो है क्लोरीन Cl2 के फॉर्म में मिलता है कि Cl गैस के फॉर्म में मिलता है? Cl2 के फॉर्म में मिलता है। तो बेसिकली हमको जब हम बॉर्न हेबर साइकिल यूज करते हैं, ये क्या है तुमको अभी आप समझ में आ जाएगा। तो हम लोग जो उसकी नेचुरल स्टेट है उसको यूज करते हैं और हम लोग इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड स्टेट। स्टैंडर्ड स्टेट ये सब हम थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ेंगे। थर्मोडायनेमिक्स में सारी चीजें आती हैं। स्टैंडर्ड स्टेट बेसिकली नेचुरल स्टेट होती है सब्सटेंस की, 1 atm एट एनी टेम्परेचर। अभी इतना ज्यादा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। आप ये सोचो कि जो आसपास आपको दिखता है उसके हिसाब से ही हम डील कर लेंगे। जैसे मान लीजिए आपसे मैं पूछूं कि बेटा बताओ फ्लोरीन की नेचुरल यानी स्टैंडर्ड स्टेट क्या होगी, तो तुम बोलोगे सर F2 गैस। मैं बोलूंगा क्लोरीन की स्टैंडर्ड स्टेट क्या होगी, तो तुम बोलोगे सर Cl2 गैस। ये सब स्टैंडर्ड स्टेट्स है। फिर मैं अचानक से बोलूं तुम ब्रोमीन की स्टैंडर्ड स्टेट क्या होगी, तो तुम बोलोगे Br2 लिक्विड। ये सब मतलब जो तुम देखते होगे आसपास या लिखी हुई कई सारी चीजें पढ़ी भी होंगी। I2 नमक में डालकर खाते हैं, क्या लिखे यहाँ पर, सॉलिड, है ना, ये हो गया। इसके अलावा ऑक्सीजन के लिए मैं पूछूं, अगर ऑक्सीजन के लिए तो नॉर्मल है O2, है ना, O2 गैस इंपॉर्टेंट है। यहाँ O गैस नहीं लिख देना है बेटा, O2 गैस करके लिखनी है जो स्टैंडर्ड स्टेट के बारे में बात करेंगे। फिर इसके अलावा मान लीजिए कॉपर अचानक से पूछ लिया जाए तो कॉपर सॉलिड लिख दोगे। आयरन पूछ लिया गया सॉलिड, मतलब मेटल्स को बेसिकली सोडियम लिया गया, सोडियम पोटेशियम ये सब क्या लिखोगे आप, सॉलिड, है ना। इसके अलावा थर्मोडायनेमिक्स में आगे चल के हम पढ़ेंगे बेटा कार्बन के लिए हम लिखते हैं ग्रेफाइट। अलग अलग एलोट्रोपिक फॉर्म्स होती हैं, तो हमने किसी एक फॉर्म को बोला हुआ है जो है स्टैंडर्ड स्टेट। तो वो सब थर्मोडायनेमिक्स में बात करेंगे किसको बोलते हैं, कब बोलते हैं। फास्फोरस के लिए व्हाइट फास्फोरस है, ऑल्दो ये सब इतनी जरूरत नहीं है। सल्फर के लिए रोम्बिक सल्फर बोला जाता है। ये सब स्टैंडर्ड स्टेट जो है और मेरे ख्याल से इसकी कोई खास जरूरत नहीं है। तो अब आप सोचिए कि आपके पास जो सोडियम था वो सोडियम सॉलिड फॉर्म में था, राइट ना, और क्लोरीन किस फॉर्म में था, Cl2 गैस के फॉर्म में।
राइट, और तुम्हें बनाना था NaCl सॉलिड। तो आप अगर इसको बैलेंस कर दो तो यहां बस हाफ डाल देना है। Am I clear? Yes. ये प्रोसेस है ना, नेचर में ये एग्जिस्ट कर रहा है, ये एग्जिस्ट कर रहा है, और ये बन रहा है, ये भी एग्जिस्ट कर रहा है। तुमने बीच की स्टेज से पिक की चीजें, तुमने सोडियम एटॉमिक फॉर्म में ले लिया, जो था ही नहीं, तुमने गैसियस फॉर्म में सॉरी ले लिया, और क्लोरीन के लिए भी Cl एटॉमिक यानी एटॉमिक लेवल पे आपने उठा लिया उसको, जबकि Cl2 गैस लेना था। तो ये बॉर्न-हाइबर साइकिल क्या करता है, ये कहता है कि ऐसा करो, पहले सोडियम सॉलिड को तुम जो है सब्लिमेट कर दो सोडियम गैस में। क्या बात समझ में आई बेटा? क्योंकि हमको अपने पुराने कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं, तो उसमें हम आयोनाइजेशन एनर्जी तभी बोल पाते हैं जब हमारा जो ये एटम होगा वो आइसोलेटेड गैसियस एटम हो, राइट, सोडियम गैस, इसीलिए हमने बोला। तो हमको यहां पर एनर्जी देनी पड़ेगी, और जो एनर्जी देनी पड़ेगी उसको हम लिखते हैं डेल्टा H, एंड दैट इज आयोनाइजेशन एनर्जी, एंथैल्पी चेंज, जो आयोनाइजेशन, सॉरी यहां पर आयोनाइजेशन ही, तो क्या हो जाएगा बेटा, सब्लिमेशन, राइट। Yes, तो sir. यहां पर हम लिख देंगे डेल्टा H, और ये होगा सब्लिमेशन, तो इसको लिख देंगे प्लस S, चलेगा? Yes. देनी पड़ी होगी ना कुछ तो। फिर सोडियम ये मिल गया, अब सोडियम गैस आ गया, अब इसमें एनर्जी फिर से देनी पड़ रही है, उसको क्या बोलते हैं बेटा हम लोग, आयोनाइजेशन एनर्जी। तो डेल्टा H आयोनाइजेशन को लिखेंगे प्लस IE, और यहां अब हमारे पास क्या मिल गया, Na प्लस गैस। क्या बात समझ में आई बेटा? फिर इसके लिए हमें चाहिए था Cl गैस, और ये नेचर में Cl2 के फॉर्म में, और यहां पर हाफ है, तभी तो एक ही तो मिलेगा ना, इसीलिए। अब मान लीजिए कि आपको Cl का जो बॉन्ड है उसको तोड़ना है, तो यहां पर कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी बॉन्ड तोड़ने के लिए। भाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक करने के लिए हमेशा एनर्जी देनी पड़ती है, तो वो जो एनर्जी यहां पर, आप उसको बॉन्ड एनर्जी बोल दो या डिसोसिएशन एनर्जी बोल दो। तो लेट अस से मैं यहां लिख रहा हूं डेल्टा H डिसोसिएशन, यानी मैं Cl2 को Cl में तोड़ रहा हूं इस तरह से, और इसके लिए मान लीजिए D एनर्जी लगती है, तो यहां क्या लिखूंगा बेटा, Plus D. Plus D. D/2। क्या बात समझ में आई? Yes, sir. Sir, समझा नहीं. आप ही तो चाहिए ना, है ना, एक नहीं चाहिए, आधी चाहिए उसको, ठीक है। अब मोल्स में टर्म्स में डील करते हैं, आप ये नहीं कह सकते सर आधा बॉन्ड कैसे तोड़ेंगे, ऐसा आधा बॉन्ड नहीं, हाफ मोल तोड़ना है, ठीक है। नहीं तो कंफ्यूज हो गया कि ये क्या तमीजी कर रहे हो आप, आधा बॉन्ड तोड़ के दिखाओ तो पता चले, ऐसा नहीं कर रहे हैं हम लोग, हाफ मोल तोड़ रहे हैं। ये Cl गैस बन गया। अब इसमें हम लोग कौन सी एनर्जी सप्लाई या रिलीज करा दें कि ये Cl माइनस गैस बन जाए, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, राइट ना, Yes, sir. जिसको इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहते हैं। तो यहां पर लिखेंगे माइनस EA। क्या बात समझ में आई बेटा? Yes. है ना, एक ही है तो बस माइनस ये लिख देंगे, काम चल जाएगा अपना। अब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को लेकर आए साथ में, और हमने यहां पर NaCl सॉलिड बना दिया। बता सकते हो क्या Na प्लस Cl माइनस, ये दोनों जब गैस फॉर्म में कंबाइन करते हैं और NaCl सॉलिड बनाते हैं तो एनर्जी चेंज को क्या कहते हैं, लैटिस एनर्जी। तो अब हम लोग यहां लिखेंगे डेल्टा एच, दैट इज एंथैल्पी चेंज, ये हो जाएगा हमारा माइनस लैटिस एनर्जी। थोड़ी बहुत बातें समझ में आ रही, या आप माइनस यू लिख दो, क्योंकि बुक्स में कई बार यू लिखा होता है, इसलिए मैं जानबूझकर लिख रहा हूं, आप ताकि आप पहले से फैमिलियर हो उन टर्म से। ये एक तरीका यहां तक पहुंचने का हो गया, राइट। नेचर आपको ये दे रहा है, आप ऐसे जा रहे हो, ठीक है। यहां से यहां जो एनर्जी चेंज होती है उसको थर्मोडायनेमिक्स में मैंने ऑलरेडी बोला हुआ था, बोलते हीट ऑफ रिएक्शन, याद है, अभी लिखा था थोड़ी देर पहले, राइट। क्योंकि रिएक्शन तो अलग अलग हो सकती है, ये एक रिएक्शन है जिसमें कोई कंपाउंड बन रहा है, इसको फॉर्मेशन कहते हैं।
तो हम लोग यहां पर जो चेंज हो रही है एनर्जी, उसको नाम देते हैं हीट ऑफ फॉर्मेशन। क्या बोलते हैं बेटा? हीट ऑफ फॉर्मेशन। हीट ऑफ फॉर्मेशन, ये है हीट ऑफ फॉर्मेशन जो हमने डायरेक्टली यहां देखी। और एक दूसरा प्रोसीजर है कि यहां से हम एनर्जी चेंज कराते हुए लेके यहां तक जा रहे हैं। आप ऐसा समझ लो कि जो है आपके पास 5 रुपए हैं, ठीक है ना, टोटल में। अब वो 5 रुपए तुमने पार्ट्स में खर्च किए या एक साथ खर्च कर दिए, तो इसमें कोई बड़ी मैथमेटिक्स तो है नहीं। आपने मान लीजिए एक बार 1 रुपए खर्च किए, एक बार 2 रुपए खर्च किए, और फिर बचे हुए पैसे खर्च किए, उनको ऐड कर दोगे तो 5 रुपए तुम्हारे पास आ जाएंगे। ठीक है, इसमें भी वही चीज है कि आपने एक तरीके से यहां प्रोसेस कराया तो एनर्जी चेंज कुछ हुई होगी, फिर एक दूसरे स्टाइल से वहीं पर गए तो एनर्जी चेंज हुई। तो बताइए क्या करें हम इसमें? दोनों को इक्वेट कर दें। अब सोचिए, मतलब पहले क्या था कि काम ज्यादा हुए नहीं थे, तो जो भी कुछ करता था हल्का फुल्का वो अपना क्रेडिट ले लेता था। तो ये जो तुमने अभी बोला ना इक्वेट कर दो, इस इक्वेट करने को हेस्ट लॉ कहते हैं। सोचिए कितनी ऐसी नॉर्मल सी चीजें हैं, बट लॉ के फॉर्म में आ गया। तो लॉ कहता है कि इफ अ प्रोसेस इज कैरीड आउट, इफ अ प्रोसेस रिएक्शन भी हो सकते हैं, प्रोसेस इज कैरीड आउट इन वन स्टेप और इन सेवरल स्टेप्स, इन वन स्टेप और इन सेवरल स्टेप, total heat evolved or absorbed will be same. Net heat evolved और absorbed will be same. क्या समझ में आया बेटा हेस्ट लॉ क्या कह रहा है? Yes. ठीक है, तो अब अगला काम हम लोग वो जो करने जा रहे हैं वो क्या करेंगे? डेल्टा एच एफ को हम लोग इक्वेट कर देंगे किसके बराबर? प्लस एस प्लस आयोनाइजेशन एनर्जी प्लस D/2 माइनस ई माइनस यू। समझ में आए? और फिर थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग एक्चुअली पढ़ेंगे स्टैंडर्ड स्टेट करके। तो ये जो डेल्टा लिखा हुआ है ना यहाँ पर डेल्टा एच एफ, तो इसको हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन। हीट ऑफ फॉर्मेशन को हमने क्या इंडिकेट कर दिया बेटा? स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन। वो एक्चुअली डेटा आपको उसी तरह से, और इसको नॉट करके लिखते हैं। आप इतना कंफ्यूज मत होना, खाली डेल्टा एच सिंबॉलिकली लिखा हुआ है और स्टैंडर्ड के लिए बस एक नॉट ऊपर ऐसा बना दिया, बस हो गया। इसको रीड आउट कैसे करते हैं? डेल्टा एच नॉट। तो डेल्टा एच नॉट एफ डेटा अक्सर दिया होता है, तो ये दिया होगा, ये दिया होगा, ये दिया होगा क्वेश्चन में, बाकी सब दिया होगा, खाली लैटिस एनर्जी नहीं दिया होगा। इक्वेट करके लैटिस एनर्जी निकल आती है। इतना पहले कॉपी कर लो, फिर मैं इक्वेशन को लिख देता हूं, ठीक है? एक और एग्जांपल ले लेंगे, इसको पहले कॉपी कर लो आप लोग। अभी सारे टर्म्स जो जो है ना, सब मैं अभी आपको लिखाता हूं, आप केवल ये डिजाइन कॉपी कर लो, दैट्स इट। जो जो टर्म्स हमने पढ़ रखे हैं उनको नहीं लिखाऊंगा, और जो नहीं पढ़े हैं, पहली बार यहां देख रहे हैं, उसको मैं लिखाता हूं।
कॉपी कर लिया बेटा? अब देखो इसमें जो जो टर्म्स आए हैं उनको हम लोग लिखते हैं। क्या क्या टर्म्स आए हैं? तो कहीं पर हमको स्टैंडर्ड स्टेट की जरूरत पड़ी है ना, तो आप बस स्टैंडर्ड स्टेट ऐसे डाल करके छोटा सा पॉइंट उसके रिगार्डिंग लिख लो। स्टैंडर्ड स्टेट कहते किसको हैं? तो लिखिएगा, स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ एन एलिमेंट is generally the most stable state. जनरली इसलिए बोल दिया क्योंकि एक्चुअली तुम लोग को आगे चल के बताऊंगा कि व्हाइट फॉस्फोरस इसकी मोस्ट स्टेबल स्टेट नहीं है, फिर भी थर्मोडायनेमिकली हम इसको स्टैंडर्ड स्टेट लेते हैं। वो थर्मोडायनेमिक्स करेंगे तब बात करेंगे, ठीक है? इसलिए जनरली वर्ड लिख दिया है, बाकी सब में तो मोस्ट स्टेबल स्टेट ही लेते हैं। सो स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ एन एलिमेंट इज जनरली द मोस्ट स्टेबल स्टेट at 1 bar pressure। 1 atm भी लिखा हुआ मिल सकता है तुम्हें, बट वो 1 बार लिखो। 1 बार प्रेशर। टेम्परेचर कोई भी हो सकता है, 1 बार प्रेशर इज इंपॉर्टेंट, ठीक है? एक तो हमने ये डिफाइन कर लिया यहां पर। फिर हमने एक टर्म यहां लिखा बेटा, स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन। ये लिखो पहले, स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन। इसके लिए लिख लीजिएगा, इट इज द एंथैल्पी चेंज टेकिंग प्लेस, इट इज द एंथैल्पी चेंज टेकिंग प्लेस ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ one mole of compound from its constituent elements, in standard state, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? डेल्टा एच नॉट एफ ब्रैकेट में डाल सकते हो, ठीक है? तो ये दो अननोन टर्म्स थे, ये हमने डिफाइन कर लिया। और फिर हम लोग एक टर्म ये लिखेंगे बेटा, हेस लॉ क्या है ये लिखो। हेस लॉ क्या है ये लिखो, लिखिएगा, द लॉ स्टेट्स दैट whether a reaction, आप चाहे तो ब्रैकेट में दो प्रोसेस, whether a reaction takes place in one step whether a reaction takes place in one step or in multiple steps whether a reaction takes place in one step or in multiple steps, total energy change is same. Total energy change is same. Total energy change is same. आप चाहो तो ऐसा करके दिखा सकते हो कि जैसे मान लो कि मैं ऐसा लिखता हूं, यहां से यहां जाना है मुझे, और यहां Q हीट सप्लाई की, और फिर मैंने इसको ब्रेक कर दिया स्टेप्स में, यहाँ Q1 Q2 लिख दिया, तो हेस लॉ के हिसाब से क्या हो जाएगा बेटा? Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2। क्या समझ गए? ये हो गया, तो ये हेस लॉ हो गया। अब इसके लिए इक्वेशन लिख देते हैं जो हमने ये अभी स्टडी किया। तो इसकी में हेस लॉ को यूज करें तो ये हो जाएगा डेल्टा एच नॉट एफ ऑफ NaCl सॉलिड।
इसको हम कैसे रीड आउट करते हैं? ये है स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NaCl सॉलिड एंड दैट विल बी इक्वेटेड विद क्या क्या यहाँ पर है? सब्लिमेशन एनर्जी है प्लस एस लिखा, फिर क्या है? आयोनाइजेशन एनर्जी है वो लिखा, फिर क्या है यहाँ पर हमारे पास डिसोसिएशन एनर्जी, लेकिन उसका आधा कर दिया। यहाँ पर फिर क्या है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, रिलीज्ड एनर्जी है, फिर क्या है बेटा? माइनस क्यू है, दैट इज लैटिस एनर्जी। क्या बात समझ में आई बेटा? यस सर। हाँ, अब अगर आयोनिक कंपाउंड बनना है, अगर आयोनिक कंपाउंड बनना है तो इसका मतलब है जो पॉजिटिव हिस्सा है एनर्जी का और जो निगेटिव हिस्सा है, विच वन शुड बी ग्रेटर? नेगेटिव। दैट्स इट, ये नोट कर लो। लिख लिया बेटा? हम्म। अब मान लीजिए कि मैं यहां पर क्वेश्चन में आपको ये दे दूं, इसी जगह क्वेश्चन के फॉर्म में लिख लो बेटा इसको। एक क्वेश्चन समझ लो दिया है आपको, लिखिएगा कैलकुलेट द लैटिस एनर्जी ऑफ NaCl solid from the following data. Calculate the lattice energy of NaCl solid from the following data. लिखिएगा sublimation energy of Na solid is 107 kilojoule per mole. 107। फिर लिखो आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम गैस, सोडियम की आयोनाइजेशन एनर्जी बेसिकली 502 किलो जूल पर मोल। और फिर लिखो द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ क्लोरीन, द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी वो लिखिएगा 242 किलो जूल पर मोल। फिर लिखना इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी for Cl gas is minus 355 355 लिख लिया बेटा? हाँ, और हीट ऑफ फॉर्मेशन स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NaCl सॉलिड इज -411 किलो जूल पर मोल। -411, चलो निकालो बेटा।
सर -806 किलो जूल पर मोल। सबको आ गया बेटा? चलो, डेटा थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है बेटा, क्वेश्चन जब आपको कहीं दिया होगा ना तो इधर उधर हो सकता है थोड़ा बहुत। चलो, सबने सोच लिया होगा ना मेरे ख्याल से, केवल फॉर्मूला रखना है, ठीक है। अब इसमें एक और एग्जांपल ले लेते हैं फटाफट, सो दैट ज्यादा अच्छे से क्लैरिटी हो जाए अपने को। जैसे मान लीजिए कि अब बात करते हैं MgCl2 फॉर्मेशन की, है ना। तो अब अगर मैं आपसे बोलूं कि स्टैंडर्ड वे में सोचो, तो MgCl2 बनाने के लिए आप क्या लोगे बेटा? मैग्नीशियम किस फॉर्म में होगा नेचर में? क्लियर है? प्लस क्या लिख दें? हाफ तो नहीं लिखना है अभी। अब यहां पर आ जाएगा MgCl2 सॉलिड। अब ये जो है, इसमें एनर्जी चेंज को क्या कहा जाता है? स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन MgCl2 सॉलिड, है ना। और हम लोग यहां से यहां जाएंगे तो क्या सप्लाई करना पड़ेगा? सब्लिमेशन। तो ये हो जाएगा Mg गैस। अब यहां पर आप सीधे आई नहीं डाल सकते, आपको क्या क्या लिखना पड़ेगा बेटा? आयोनाइजेशन एनर्जी 1, फिर आयोनाइजेशन एनर्जी 2, ये दोनों पॉजिटिव लिखेंगे और ये बन जाएगा इस समय Mg2+ गैस। कोई डिफिकल्टी? नो। और Cl2 में क्या करेंगे बेटा? D/2 या +D? तो ये हो जाएगा 2Cl गैस। अब 2Cl गैस में कितनी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डाली जाए? -2, और ये आ जाएगा Ea, तो ये बन जाएगा 2Cl- गैस। अब इन दोनों को मिला देते हैं, इन दोनों को मिला देते हैं, तो यहां जो एनर्जी चेंज होगा उसको क्या लिखेंगे? समझ गए बेटा? तो हमारी इक्वेशन इसमें क्या बन जाएगी? ΔH0F MgCl2 सॉलिड इज इक्वल टू, ये हो जाएगा मैग्नीशियम के लिए सब्लिमेशन एनर्जी, फिर आयनाइजेशन एनर्जी 1, आयनाइजेशन एनर्जी 2, और ये हो जाएगा 2 टाइम्स इलेक्ट्रॉन एफिनिटी माइनस लैटिस एनर्जी। ये एक्सप्रेशन बन गया अपना MgCl2 के लिए जो बॉर्न हेबर साइकिल होगा। कॉपी कर लिया बेटा? 1 मिनट सर। ओके।
हो गया? नो सर। हो गया। चलो इसमें देखो वैल्यूज लिखो बेटा, फाइंड आउट करो इस पे लैटिस एनर्जी। हीट ऑफ फॉर्मेशन दिया हुआ, स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन -641 आयनाइजेशन एनर्जी 1 दिया है 738 आयनाइजेशन एनर्जी 2 दिया हुआ है 1451 सब्लिमेशन एनर्जी दी हुई है 148 किलोजूल पर मोल, और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी Cl2 के लिए लिखी है 242, और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी Cl की दे दी क्या मैंने बेटा? हाँ 355 लिख लो, -355। अप्रोक्सीमेट आंसर निकाल दो। ये लास्ट पार्ट, इसमें 1 मिनट और आप लिख लो, फिर उसके बाद आप रेस्ट करना। टेंडेंसी ऑफ एलिमेंट्स टू फॉर्म आयनिक बॉन्ड्स इन रिलेशन टू देयर पोजीशन इन द पीरियोडिक टेबल। वैल्यू आई क्या? -2510। चलेगा। आप माइनस प्लस वो डिपेंड करता है कि इस सेंस में लैटिस एनर्जी प्लस में लिखी हुई मिल सकती है आपको, ठीक है ना? चलो अब इसमें ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ बेटा, पीरियोडिक टेबल में जो लेफ्ट में है उनकी टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन लूज करने की, और जो राइट में है नोबल गैसेस को छोड़ के उनकी टेंडेंसी एक्सेप्ट करने की है। इसीलिए हम लोग बात करते हैं मेटल और नॉन मेटल के बीच में आयोनिक बॉन्ड बनता है। तो पीरियोडिक टेबल में जो लेफ्ट में है और जो एक्सट्रीम राइट में बैठे हुए उनके बीच में आयोनिक बॉन्ड बनता है, दैट्स इट। इसके अलावा हम लोग जो है जो प्रॉपर्टीज हैं आयोनिक कंपाउंड्स की वो बाद में डिस्कशन करेंगे, पहले थोड़ा बॉन्ड्स का आइडिया ले लेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिटेल डिस्कशन करेंगे कोवेलेंट बॉन्ड्स का, और बाद में फिर जाकर के जब कोवेलेंट कंपाउंड्स का प्रॉपर्टीज और आयनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज वो फिर पढ़ेंगे बाद में। प्रॉपर्टीज जैसे हम बोलते हैं ना कि आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स, फिर सॉल्युबिलिटी की बात करेंगे, ठीक है, डायरेक्शनल एंड नॉन डायरेक्शनल नेचर, ये सब बाद में बात करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग, आज हमने कंप्लीट किया ये आयनिक बॉन्ड का डिस्कशन, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड का डिस्कशन करेंगे, ठीक है? तब रेस्ट करो।